हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं नीलू वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MJT एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग साइंस की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बायोलॉजी के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और यही रीज़न है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों को हमारे MJT ऐप पे मिल जाएगा यूपी टेट का मॉक टेस्ट, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ 99 रुपीज़ में, वो भी 20 मॉक टेस्ट। इसके लिए आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा कूपन कोड UPPET। ठीक है, UPPET 99 आप लोग कूपन कोड डालेंगे तो आपको 149 की जो ये मॉक टेस्ट है वो आपको मिलेगी 99 रुपीज़ में। तो आप लोग इसको लेके ज़रूर ट्राई करिए, सॉल्व करिए इसको, क्योंकि ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। चिकित्सीय प्रभाव यानी मेडिकल के फील्ड में रसायनों का यूज़ करके निम्नलिखित में से किस प्रभाव को जाना जाता है, कौन सी क्रिया है। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, कीमोथेरेपी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब कीमोथेरेपी क्या है, तो कीमोथेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, वो भी रसायनों के यूज़ से, औषधियों के यूज़ से। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखिए, रसायन विज्ञान, तो जाहिर सी बात है वह विज्ञान की शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। फिजियोथेरेपी, फिजिकल से रिलेटेड, यानी कि आपकी बॉडी में आपके जो भी चोट लगी है, आपकी कोई हड्डी टूटी है, आपको जो दर्द है, इन सब का जो अध्ययन होता है, इन सब का जो इलाज होता है, फिजियोथेरेपी के अंदर आता है। क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या होता है, तो इसमें किसी मिश्रण के अवयव को अलग अलग करने की क्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रोमेटोलॉजी। घाव के अध्ययन को, जब आपको चोट लग जाती है तो उसका अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। कॉलोलॉजी, कॉलोलॉजी में क्या होता है, तो इसमें सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। किसका, कैंसर और ट्यूमर का। डर्मेटोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, त्वचा और इस पे होने वाली रोगों का अध्ययन किया जाता है, जो स्किन प्रॉब्लम होती है उनका अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। तो इसमें आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करिए। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशु रोग से। बच्चों में जो भी बीमारियां होती हैं उनके अध्ययन जो होता है वो उसको कहते हैं पीडियाट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइए चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। मर्मिकोलॉजी। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है मर्मिकोलॉजी कहलाती है। अब ऑप्शन को भी देख लेते हैं फटाफट। हर्पेटोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। उभयचर में आपके मेढक, टोंड ये सब आते हैं और सरीसृप में छिपकली, सांप ये सब। नीमेटोलॉजी क्या होता है, तो नीमेटोलॉजी में गोल कृमि और सूत्र कृमि का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर आपका नीडोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है नीमेटोलॉजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। तो शास्त्र कौन सा कहलाता है, शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, वह विज्ञान जिसमें जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। अगला है, आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापडिस्ट किससे संबंधित है। तो कमेंट करिए आप लोग, किससे संबंधित है, पाँव से। ठीक है, जिस प्रकार आर्थोपेडिस्ट में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों में होने वाली बीमारियों का, उसी प्रकार से कीरापडिस्ट में पाँव में होने वाली बीमारियों और उनके इलाज का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा। ऑन्कोलॉजी में ही कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। न्यूरॉन जो होता है ये हमारे तंत्रिका तंत्र का एक उत्तेजनीय कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की उत्तेजनीय कोशिका। और इसका काम क्या होता है? तो ये हमारे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है, उसका आदान प्रदान करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? यानी हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो पोषक तत्वों और खनिजों का 90% सोख लेता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत जो होती है ये पोषक तत्वों और खनिजों का 90% इसी के द्वारा सोखा जाता है। अब थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। इसकी लंबाई होती है लगभग 6 मीटर। कितनी? लगभग 6 मीटर। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। इसकी लंबाई भी पूछ सकता है और कभी कभी ये भी पूछता है कि छोटी आंत का कौन सा पार्ट है वो जिसके द्वारा पोषक तत्वों और खनिजों को सोखा जाता है। तो छोटी आंत की जो इंटरनल दीवार होती है उसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे विली। क्या? विली। और यही जो होते हैं ये सोखने का काम करते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा, छोटी आंत की इंटरनल दीवार में विली पाए जाते हैं और यही जो होते हैं ये विटामिन और खनिजों को सोखने का कार्य करते हैं। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो कमेंट करिए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत, जिसको कि लीवर भी कहते हैं, जिसको जिगर भी कहते हैं। ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा आपको यकृत से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना चाहिए। कभी कभी पूछता है कि आपके शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो उसका भी आंसर यकृत ही होगा। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है, लीवर होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? देखिए क्वेश्चन आ गया, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर। ठीक है, यहाँ देखिए जिगर दिया है, जिगर को ही लीवर भी कहते हैं और लीवर को ही यकृत कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा जिगर, लीवर या फिर यकृत, ये तीनों सेम ही है, एक ही नाम है। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अग्नाशय। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो पहली कौन सी होती है, ये भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि पहली ग्रंथि कौन सी होती है, दूसरी तो यहाँ में पता चल गई कि अग्नाशय है। तो फ्रेंड्स पहली ग्रंथि होती है यकृत और दूसरी होती है अग्नाशय। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है? यानी कौन सा है जो तंत्रिका फाइबर से बना है? पहला। दूसरा, प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है, यानी प्रतिबिंबों को, चित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच भेजता है। और मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है, यानी हमारे माइंड को इंफॉर्मेशन देने लेने का कार्य करता है। तो ये कार्य कौन करता है? मेरुदंड। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। मेरुदंड एक पतली लंबी नलिका होती है। ये क्या करती है? ये इंफॉर्मेशन को बॉडी में, माइंड से बॉडी में या फिर बॉडी से माइंड में भेजने का कार्य करती है। और ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है तंत्रिका कोशिकाओं से। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरुरज्जु का एक इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना मेरुरज्जु का वर्क होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए, मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला जो है ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। और सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये सब अग्र मस्तिष्क के पार्ट होते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि आपको भूख, प्यास, प्यार, घृणा या फिर ये सब इंफॉर्मेशन देने का कार्य किस मस्तिष्क द्वारा किया जाता है? उस अग्र मस्तिष्क का क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका?
हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो अग्र मस्तिष्क होता है यही हमें इन्फॉर्म करता है कि हमको भूख लगी है या प्यास लगी है। तो ये सब कार्य हाइपोथैलेमस का होता है। मेड्यूला का क्या कार्य होता है ये भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेड्यूला जो होता है ये हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके अलावा खांसना, छींकना, ये सब क्रियाएं जो होती है ये मेड्यूला के द्वारा हमें पता चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या नियंत्रित करता है, मेडुला। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि है पश्च मस्तिष्क का पार्ट, ये ही नियंत्रित करता है हृदय की धड़कन को यानी कि हार्ट बीट को और श्वसन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो आपको हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटाकार्पल। ठीक है, हथेली में जो हड्डी पाई जाती है उसको कहते हैं मेटाकार्पल। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कलाई के जोड़ में जो हड्डियां पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उनको कहते हैं कार्पल। कलाई के जोड़ में जो हड्डियों का समूह पाया जाता है उसे कहते हैं कार्पल, और हथेली में जो हड्डी पाई जाती है उसे कहते हैं मेटाकार्पल। आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, इसमें जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं उन सबको बता रही हूँ। जो भी क्वेश्चंस यहाँ से रिलेट होके एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उन सबको भी इन्वॉल्व कर रही हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोग चाहते थे कि ये बोथ लैंग्वेज में आए, आप लोग को इंग्लिश में भी ये चाहिए थी, तो ठीक है, मैं 2-3 दिन में कोशिश करती हूँ कि आपको ये जो साइंस की वीडियो है वो दोनों लैंग्वेज में मिले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? कपाल तंत्रिकाएं पूछ रहा है, कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइल तंत्रिकाएं होती हैं? स्पाइल तंत्रिकाएं, इसे मेरुरज्ज तंत्रिकाएं या फिर मेरु तंत्रिका भी कहते हैं। तो कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? ये टोटल पाई जाती हैं 31 जोड़ी। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी और मेरुरज्ज तंत्रिका या स्पाइनल तंत्रिकाएं 31 जोड़ी। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो भी वीडियो आपके सामने साइंस की आ रही हैं, जैसा कि हर ही वीडियो में होता है, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आती है उसकी क्विज, उसकी आंसर PDF सब आपको दी जाती है हमारे MJT ऐप पे। तो आप MJT ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद आप वहाँ पे जाकर के क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और इसकी आंसर PDF भी आपको हमारे MJT ऐप पे मिल जाएगी। तो आप लोग MJT ऐप को अगर इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ज़रूर से इंस्टॉल कर लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा शरीर pH सीमा के भीतर काम करता है। हमारी जो बॉडी होती है उसकी pH सीमा कितनी निर्धारित की गई है, कितने से कितने के बीच में वो काम करता है? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 7.0 से 7.8 pH के बीच में ही हमारा बॉडी वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या ... 1000 पर घन मिलीमीटर होती हैं। तो कितनी होती हैं कमेंट करिए। बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो ये होती हैं 4.5 से 10 के बीच में। ठीक है, 4.5 से 10,000 यानी 10,000 पर घन मिलीमीटर के बीच में पाई जाती हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, यानी कि वाइट ब्लड सेल। इनका कार्य क्या होता है? वाइट ब्लड सेल क्या कार्य करती है? तो ये हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती हैं। यानी हमारी बॉडी में वो क्षमता जो रोगों से लड़ती है ये वाइट ब्लड सेल्स द्वारा बढ़ाई जाती हैं, यही उनको कंट्रोल करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या ... मिलियन पर घन मिलीमीटर होती है। तो फ्रेंड्स कितनी होती है? एक यंग मैन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो होती है 4.6 से 6.2 मिलियन पर घन मिलीमीटर, यानी कि एक घन मिलीमीटर में 4.6 से लेकर के 6.2 मिलियन तक ये होती हैं एक वयस्क व्यक्ति में। कौन सी? लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। इनका क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड्स ये जो होती हैं ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती हैं। इन्हीं में घुल करके ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में पहुंचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 120 दिन। ठीक है, 120 दिन के बाद जो रेड ब्लड होते हैं वो नष्ट हो जाता है अपने आप, और उसके जगह पे दूसरा ब्लड, हमारे शरीर में डेली ही ब्लड बनता रहता है, आपको पता है। तो जो ब्लड आज बना है वो ठीक 120 दिन बाद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये कहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लीहा में ये अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, कौन सा तत्व ऐसा है इनमें से जो हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है? क्रोमियम। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपने सुना ही है कि हमारे ब्लड में लौह तत्व यानी आयरन, तांबा, मैग्नीशियम तीनों पाए जाते हैं, इनमें से क्रोमियम नहीं पाया जाता। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट। रक्त डॉट डॉट के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, तो किसके माध्यम से प्रवेश करता है? वृक्क धमनी के माध्यम से। रक्त हमारे गुर्दे में वृक्क धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? ये जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, तो किसके माध्यम से? वृक्क धमनी। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? कुछ ज़्यादा ही टफ हिंदी है यहाँ पे, कोई बात नहीं। रक्त स्कंदन विकार, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड क्लटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर, रक्त स्कंदन विकार, ब्लड क्लटिंग डिसऑर्डर। इसका मतलब रक्त के थक्के जमने में कोई भी प्रॉब्लम, डिसऑर्डर, कोई भी जो दिक्कत होती है उसी को कहते हैं रक्त स्कंदन विकार। तो किसकी कमी से होता है? कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, विटामिन के की कमी से। विटामिन के, इसकी कमी से हमारे बॉडी में रक्त का जो थक्का बनता है वो नहीं बनता, तो विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लिकोविनोन। ठीक है, फ्लिकविनोन। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिकविनोन होता है, और इसी की कमी के कारण रक्त स्कंदन विकार यानी कि ब्लड क्लटिंग डिसऑर्डर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। रक्त बैंक यानी कि जहाँ पर पे रक्त जो होता है, जो ब्लड होता है वो जमा होता है, तो क्या कहलाता है? प्लीहा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। प्लीहा का काम होता है कि मनुष्य की बॉडी में जो ब्लड होता है उसको स्टोर करके रखना, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये वहाँ से उसको रिलीज़ करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट। मानव प्लीहा नियंत्रित करता है, कौन नहीं रहेगा? मानव के शरीर का प्लीहा अंग जो है वो क्या नियंत्रित करता है? तो अभी आपने देखा, रक्त आयतन को। ठीक है, ये जो होता है, जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं बॉडी में, उनको नष्ट करता है, और ब्लड को ये स्टोर करता है, उसके आयतन को ये कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रक्त समूह ओ कहलाता है। रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सार्वजनिक दाता। ठीक है, सर्वदाता होता है ये। आपको पता है कि जो ब्लड समूह होते हैं कितने होते हैं? वो ए बी और ओ, 4 टाइप्स के होते हैं ये। जो इसमें से ए बी होता है ये होता है सर्वग्राही, यानी कि आप अगर इसको ए ग्रुप का ब्लड डोनेट करेंगे तो भी ये ले लेगा, बी का करेंगे तो भी ले लेगा, ओ का करेंगे तो भी ले लेगा, और ए बी का तो ये लेगा ही लेगा। लेकिन ये सर्वग्राही होता है, सर्वदाता नहीं होता। लेकिन जस्ट अपोजिट इसका ओ जो होता है ये होता है सर्वदाता, यानी कि ये सबको ब्लड दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, और स्वयं ओ को भी। लेकिन जब लेने की बारी होती है तो ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है, और तीनों से ये नहीं ले सकता। ठीक है, तो रक्त समूह ओ जो होता है ये होता है सार्वजनिक दाता या फिर सर्वदाता। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे MJT ऐप पे हिंदी का वीडियो कोर्स मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 299 रुपीज़ में, जिसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक करके सारे जितने भी टॉपिक है सब वीडियोस के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं। तो अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और उसमें हिंदी पूछी जा रही है तो आपको ये वीडियो कोर्स लेके एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।